सपोर्ट दे रही है। और अभी तक की स्थिति में हम जो हमारे इन दोनों नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी हम उस पर स्टैंड करते हैं। नहीं, जो जैसे कहा है जनार्दन जी ने कल शाम को कि कुछ लोग हैं जो अपना मत रखते हैं, हमारी बड़ी पार्टी लोगों का अपना अलग अलग मत है और बहुत से कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये कहना था कि जो अपशब्द आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही थी तो समर्थन की बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन ये लोगों का अपना मत है, पार्टी का जहां तक मत है, जहां तक मुझे अभी तक पता है, और जो जनार्दन जी ने स्पष्ट किया कल शाम को कि समर्थन है और वैसी स्थिति है, उसमें मुझे तो कोई बदलाव की न कोई सूचना आई है न कोई संकेत आए हैं। लड़की की जासूसी के मामले पर गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी और उनके करीबी गुजरात के साबिक वजीर दाखिला अमित शाह के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जासूसी के ताल्लुक से एक न्यूज पोर्टल ने 39 नए टेप्स जारी किए हैं। गुलेल.com पर जारी इन टेप्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 2009 में कर्नाटक में येडियुरप्पा के इख्तियार के दौरान लड़की की निगरानी की कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए ऐसा करने की गुजरात पुलिस की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। न्यूज पोर्टल ने गुजरात पुलिस के 2 आला पुलिस अफसरान जीएल सिंघल और ए.के. शर्मा के बीच जासूसी से मुताल्लिक गुफ्तगू के टेप पोर्टल पर डाले हैं। पोर्टल का दावा है कि गुजरात के महकमे दाखिला के जूनियर लेवल के अफसरों ने लड़की को कर्नाटक में निगरानी में रखने के लिए रियासती पुलिस को लिखा था। वहीं बीजेपी ने एक मरतबा फिर दोहराया है कि जासूसी मामले में मरकजी हुकूमत सियासी साजिश रच रही है। Motivated kind of a feeler which the government of India is probably giving out, knowing very well that the subject is a matter of investigation under a commission in Gujarat. A commission has been appointed with 2 people who are looking into the matter. If there is a hurry for the Ministry of Home Affairs in Delhi to start talking about another commission to look into this matter, it very clearly indicates the political toning of the matter. बमसेफ के इजलास में शिरकत करने लखनऊ आए जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव मुतासरीन पर इल्जामात लगाने के बजाय उनके मसाइल हल करें। महमूद मदनी ईटीवी नुमाइंदा इरफान अली से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम मालूम करते हैं उनसे, आज आपने बामसेफ के प्रोग्राम में शिरकत की है। मुल्क में जिस तरीके के सियासी हालात बन रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां हो रही हैं, क्या माने निकाले जाएं इसके? कोई सियासी मामला नहीं है, समाजी मामला है। समाजी तौर पर वो लोग जो महरूम रह गए, महरूम रखे गए, तो जमीयतुल उलमा हिंद का ये पुराना मिशन है कि इस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, उनके प्रोग्रामों में शरीक होना। जमीयत ने तो एक प्रोग्राम और चला रखा था, काफ़ी अरसे से बंद है वो बीच में, उसको भी शुरू करेंगे। साथ में मिल बैठकर खान पान का, एक थाली में साथ में खाना खाना। तो इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि एक समाजी बदलाव की जो कोशिशें, इस्लाम ने उन कोशिशों की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, इस एहसास के साथ कि हम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कोशिशें कई बार मुल्क में हो चुकी हैं, मुसलमानों को, दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की। ज्यादातर कोशिशों का मकसद सियासत थी, और जब सियासत आती है तो अक्सर तोड़ होता है। हमारी कभी भी इस तरह की कोशिश के पीछे सियासत नहीं, बल्कि एक शरई जिम्मेदारी। तो हम ये समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे आगे। जी हाँ, आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में बड़ा फसाद हुआ है, और जिस तरीके का वहाँ का समाजी ताना बाना था, उसमें जो बिखराव पैदा हुआ है, उसको फिर से सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए किस तरह के कदम आप लोग उठाएंगे? उठा भी चुके हैं। पहले एक सद्भावना की, भाईचारे की, एकता की मीटिंग मुजफ्फरनगर में भी हो चुकी है, और अब इसको तहसील के लेवल पर ले जाने की तैयारी चल रही है कि तहसील और गांव के लेवल पर उसको लोगों के बीच में जोड़ पैदा करने की कोशिश की जाए।
उत्तर प्रदेश हुकूमत जो फसाद मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए, राहत रसाने के लिए बड़े बड़े दावे भी कर रही है और बयानबाजी भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं इत्तेफाक से दोनों बातें झूठी हैं। ये भी झूठ है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। पैसा देना मसले का हल नहीं है, इंसाफ करना मसले का हल है। आपने इंसाफ नहीं किया, आपके सामने जालिम घूम रहे हैं, आप उन जालिमों को न जुल्म से रोक रहे हैं और न जुल्म जो हो चुका है उसको सजा देने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आपने पैसे दे दिए, हम आपका शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन साथ साथ आप ब्लेम दे रहे हैं। भिखारी हैं कोई, आपकी भीख लेकर के खुश हो जाएंगे? ये नहीं होगा। इंसाफ करना पड़ेगा आपको, और आप इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। नेताजी ने कहा है कि जो कैंपों में लोग रह रहे हैं वो नेताजी झूठे हैं, आपके नेताजी झूठे हैं। कोई किसी के साथ जाए, वो भी जुल्म के साथ नहीं, कोई भी रह सकता, ज्यादा दिन कोई जुल्म के साथ नहीं रह पाएगा। शुक्रिया। तो देखा आपने, ये मौलाना महमूद मदनी थे जिन्होंने साफ तौर से ये वाजे कर दिया कि ये बीएसपी का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बहरहाल उस इलाके में जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद एक सियासी महज आराई दिखाई देने लगी है। कैमरामैन राजेश के साथ इरफान अली, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। खबर दिन भर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फौज ने 2010 के मछल फर्जी इनकाउंटर मामले में अपने 2 अफसरों समेत 6 जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया है। इन अफसरों को और जवानों पर मछल फर्जी इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। 30 अप्रैल 2010 को फौज ने मछल सेक्टर में 3 पाकिस्तानी दरिंदाजों को मारने का दावा किया था, ताहम बाद में मारे गए अफराद की शनाख्त नादिहल बारामूला के मोहम्मद शफी, शहजाद अहमद और रियाज अहमद के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुलाई 2010 में इस मामले में चार्जशीट दायर की। बाजरे के इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ वादी में 3 माह तक लोगों ने एहतजाज किया था। वहीं मछल फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अफराद के घर वालों ने 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल पर इत्मीनान का इजहार किया है। ईटीवी से बात करते हुए महलूकीन के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। आज हो गया 3.5 साल हमारे भाई को हमारी आंखों से दूर, और कहना तो हमें यही है कि ये जो मार्शल कोर्ट है, क्या कोर्ट है, हमने सुना है कल से, हमें तो इसमें खुशी है। खुशी तो ये है कि इनको सजा होना चाहिए, बस हमें हमारे साथ इंसाफ चाहिए, बस यही। इस फैसले से खुश हैं? हाँ, हम इस फैसले से खुश हैं। पाकिस्तान में अपने सुपरवाइजरों के जरिए एक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म को हिरासा किए जाने का मामला सामने आया है। कश्मीरी तालिब इल्म के घर वालों ने इस वाक़े पर पाकिस्तानी हुकाम के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। सोएबुग बडगाम के रहने वाले तालिब इल्म इशरत नवेद को उसके सुपरवाइजर ने जज्बाती तौर पर इस्तेहसाल और हिरासा किया। कई बार शिकायत के बावजूद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नजीर अहमद खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नवेद के भाई ने पाकिस्तानी हुकाम के रवैये के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकाम को कश्मीर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही रिसर्च स्कॉलर से सबक सीखना चाहिए कि उनके साथ यहां कैसा हुस्न सलूक किया जा रहा है।
जो गवर्नर साहब थे या जो वीसी साहब थे या जो बाकी जो फैकल्टी मेंबर जो थे यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, तो इसको काफी उसकी जो रिसर्च तो काफी सराहना हुई थी यहाँ से। यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यहाँ पे काफी सराहना किया है, तो उसको अच्छे रिमार्क्स मिल गए। लेकिन बरक्स उसके के जो मेरे भैया वहाँ पे थे, उसको वहाँ पे पूरी उसको परेशानी का सामना उठाना पड़ा। तो उसके साथ मतलब उसका वक्त भी जाया हुआ, उसका जो टैलेंट है उसको मतलब जहनी परेशानी उसको बहुत हुई है, और घरेलू भी हम घर में भी बहुत ही परेशान हो गए। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर बीजेपी के पार्टी दफातर में आज मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। जन्मदिन के मौके पर वाजपेयी की जल्द सेहतयाबी के लिए बीजेपी की जानिब से दस्तखती मुहिम शुरू की गई। इसके अलावा गरीब बच्चों में स्कूल बैग्स और नोटबुक्स तकसीम किए गए। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और एल.के. अडवाणी ने वाजपेयी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और प्रसन्न सुनाने की बात विजय गोयल जी ने कही है। चलेगा और ये भी देखा नहीं कि फिल्म कौन सी है, क्या है, ढोलक में पर। मां की ममता का दुनिया में कोई सानी नहीं है, यह आपने 12 सुना होगा। मां औलाद के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है। यह हकीकत भी किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन आज हम आपको ऐसी संगदिल मां के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के दरभंगा से ताल्लुक रखने वाली और मां के मुकद्दस लफ्ज को शर्मसार करने वाली एक खातून ने अपने ही 6 महीने के बच्चे की बलि चढ़ा दी ताकि उसके घर में खुशहाली आ सके। ये दर्दनाक वाकया आसाम के सोनारी टाउन में पीर की रात पेश आया। 25 साला रंजू देवी ने तवहम परस्ती और अंधी तकलीद के बंधन में बंध कर घर की माशी परेशानियों को दूर करने के मकसद से यह हरकत की। उसने आग में अपने ही लख्ते जिगर को झोंक दिया। उस वक्त घर में इस बेरहम मां का शौहर और दूसरे अहले खाना भी मौजूद थे, ताहम इन्हें इसकी भनक तक न लगी। रंजू देवी के इस कदम से उसके शौहर और भाई सकते में आ गए। उन्होंने शीरख्वार बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने बच्चे को खामोशी के साथ सुनारी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया ताकि किसी और को इसकी भनक तक न लगे। लेकिन रंजू देवी और उसके शौहर के मालिक ने सुनारी पुलिस स्टेशन में इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस फौरी हरकत में आ गई। बच्चे की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया और रंजू देवी, उसके शौहर साहा और रंजू देवी के भाई सुनील साहा को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये का कहना है कि रंजू देवी ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। ताहम पुलिस इस केस की तहकीकात में उस जाविये से भी छानबीन कर रही है कि कहीं इस घिनौने जुर्म में घर के अफराद के अलावा दीगर लोग तो मुलविस नहीं है। पुलिस के मुताबिक रंजू देवी के घर वालों ने हाल ही में तलाश माश में सुनारी में सुकूनत इख्तियार की थी। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, जहां आज भी आबादी का बड़ा हिस्सा तवहम परस्ती में इस कदर जकड़ा हुआ है कि वो अपनी औलाद यानी अपने लख्ते जिगर को भी भेंट चढ़ाने से नहीं हिचकिचाता। ईटीवी न्यूज, सोनापुर, आसाम। हैदराबाद की आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मिसाली कदम उठाया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में MIM की जानिब से वाटर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इस वाटर प्लांट के जरिए आवाम सिर्फ 1 रुपए में 10 लीटर पीने का साफ पानी हासिल कर सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। 1 रुपए का सिक्का एक कॉइन बॉक्स में डालकर आपने कई बार फोन किया होगा, लेकिन हैदराबाद के फर्स्ट लांसर में एक ऐसा कॉइन बॉक्स नस्ब किया गया है जिसमें आप 1 रुपए का सिक्का डालकर 10 लीटर पीने का साफ पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के स्लम इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर प्लांट्स कायम किए हैं। इन वाटर प्लांट्स के जरिए आवाम फी घंटा 4000 लीटर पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अज़ातुद्दीन अवैसी ने कहा कि स्लम इलाकों में रहने वालों को पीने का पानी फराहम करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया गया है। कि शहरी इलाकों में जो सबसे ज्यादा गरीब खानदानों को या अफराद को जो परेशानी का बाइस बनता वो पीने के पानी की बीमारियां हैं।
اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ صاف اور اچھا پانی ہم مہیا کر سکے. جو ہماری بدقسمتی ہے یا ہماری کمزوری ہم وہ نہیں دے سکے, تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے اور پلانٹ بھی کریں. میں بھی اپنے MP فنڈ سے ایسے 10 پلانٹ دیا ہوں. یہ جو پلانٹ کا سید نگر فصل عنصر میں افتتاح ہوا. حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ شہر کے تمام علاقوں میں عوام کو پانی فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. ایسے میں مجلس اتحاد المسلمین نے عوام کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے. MIM کی جانب سے حیدرآباد کے علاقے فرسٹ لانسر اور جھیرا میں یہ خصوصی واٹر پلانٹس لگائے گئے ہیں. 1 روپے میں 10 لیٹر پانی فراہم کرنے والے واٹر پلانٹس نصب کرنے پر عوام مسرت کا اظہار کر رہے ہیں. 1 روپے میں 10 لیٹر پانی ملے گا عوام کو. اس کی سہولت ہے منرل واٹر پینے کی. 4000 لیٹر کا رہیں گا روز سے. یہ بورویل ہے, بورویل سے فلٹر ہو کے واٹر منرل واٹر بنے گا. وہ RO پلانٹ بنا رہے ہیں نا, بور واٹر کا پانی رہتا ہے نا, بور سے منرل واٹر پانی دے رہے ہیں آپ کو 10 لیٹر 1 روپے فری میں دے رہے ہیں. حیدرآباد کے پرانے شہر کے ساتھ ساتھ فلورائڈ سے متاثرہ علاقوں میں ایسے واٹر پلانٹس کی تنصیب کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. وہیں دوسری جانب سماجی تنظیمیں بھی MIM کے اس منصوبے کو خوش آئند اقدام قرار دے رہے ہیں. ETV نیوز حیدرآباد. خبر دن بھر کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. ہمیں انہیں پانے کی جستجو ہے, نہ ہمیں انہیں اپنا بنانے کی آرزو. پھر بھی کیوں بنیں گے ہم سفر. بے انتہا 30 دسمبر سے سوموار سے شکروار رات 9 بجے صرف کلرز پر. مدھیہ پردیش کے مشہور مقام سناوت میں واقع درگاہ حضرت جمال الدین روشنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ہندوستانی عدلیہ کو درپیش ہیں بڑے چیلنجز, آخر کیا ہے ان کا حل؟ ETV اردو پر جسٹس GS سنگھوی کی صدارت میں مباحثہ. شعبہ عدلیہ کی نامور شخصیات ہوں گی موجود. چیلنجز بیفور انڈین جوڈیشری 26 دسمبر دوپہر 3 بجے ہوٹل کلاکس عامر سے راست ٹیلی کاسٹ صرف ETV اردو پر. خبر دن بھر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. دنیا بھر میں آج کرسمس کا تہوار نہایت عقیدت اور مذہبی روایات کے ساتھ منایا جا رہا ہے. کرسمس کا تہوار عیسائی فرقے کے لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشی میں مناتے ہیں. آج کے دن کو بڑا دن بھی کہا جاتا ہے. اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی دعائیہ جلسوں اور عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہندوستان بھر میں آج یہ تہوار عیسائی فرقے کے لوگ مذہبی جوش و خروش سے منا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش بیت لحم میں کرسمس کی تقریب میں اس سال ہزاروں عیسائیوں نے شرکت کی. فلسطینی اتھارٹی کے زیر کنٹرول علاقے مغربی کنارے میں موجود اس کلیسا میں زائرین کی کثیر تعداد کو خوش آئند سمجھا جا رہا ہے. مغربی کنارے کے تاریخی شہر بیت لحم میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کرسمس تہوار منانے کے لیے جمع ہوئی. سال 2005 کی دوسری تحریک انتفاضہ کے بعد بیت لحم کا کلیسا پہلی بار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. سال 2000 میں تحریک انتفاضہ کے بعد زیارت کے لیے اس کلیسا کو آنے والوں کی تعداد کم ہو گئی تھی. ہزاروں زائرین اس کلیسا یعنی چرچ آف نیٹیویٹی میں منگل کی رات سے ہی جمع تھے. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی یہاں عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی خوشیاں منائی گئی. اس رومن کیتھولک کلیسا کے پادری البتر یرک فواد طوال نے کرسمس کی تقریب شروع کی. عیسیٰ مسیح کی پیدائش کی خوشی میں گائے جانے والے نغموں سے کلیسا گونج اٹھا. یاد رہے کہ یہ وہی کلیسا ہے جس میں عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. غور طلب ہے کہ یہ کلیسا فلسطینی اتھارٹی کے کنٹرول والے علاقے میں موجود ہے. تاہم کلیسا میں داخلے کی اجازت اسرائیل سے لینی پڑتی ہے. اسرائیل کے کنٹرول والے شہر یروشلم سے یہ چرچ 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. کرسمس کے موقع پر وسطی مغربی کنارے کے تمام ہوٹلیں عیسیٰ مسیح کے جائے پیدائش کی زیارت کرنے والوں سے بھری ہوئی تھی. عیسائی زائرین کی بڑی تعداد
علاقے میں امن کی صورتحال کی مظہر ہے. یہاں کرسمس تہوار کے لیے عیسائیوں کی کثیر تعداد کی شرکت کو خوش آئند تصور کیا جا رہا ہے. فلسطینی کاز کے لیے کام کرنے والے لیڈروں نے امید ظاہر کی کہ امن کی صورتحال اور فلسطین و اسرائیل کے بیچ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ سال آزاد فلسطین کا قیام ہو جائے گا. بیورو رپورٹ ETV نیوز. عالمگیر پیمانے پر امریکی جاسوسی کا افشا کرنے والے CIA کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈن نے برطانیہ کے ساحلی شہر بوڈے کا نام لیا تھا. ایڈورڈ سنوڈن کے مطابق اس شہر سے یونیسیف جیسی عالمی تنظیم کی بھی نگرانی کی گئی. جنوب مغربی برطانیہ کے ساحل پر واقع بوڈ نامی اس چھوٹے سے شہر نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی ہے. یہ شہر امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور برطانوی حکومت کے مواصلاتی ہیڈ کوارٹر کا مشترکہ جاسوسی مرکز تصور کیا جاتا ہے. عالمگیر سطح پر امریکی جاسوس کے راز کا افشا کرنے والے CIA کے سابق ایجنٹ ایڈورڈ سنوڈن نے اس شہر میں جاسوسی کی سرگرمیوں کی اطلاعات دی تھیں. گزشتہ ہفتے ایڈورڈ سنوڈن نے ایک اور راز کا افشا کیا جس کے مطابق سال 2008 سے سن 2011 کے دوران اس شہر سے امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر دنیا کے 1000 سے زائد مراکز کی جاسوسی کی. جن عالمی مراکز کی جاسوسی کی گئی اس میں یونیسیف اور ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم برائے ڈس آرمامنٹ ریسرچ کے علاوہ یورپی یونین اور اسرائیل کے سینئر حکام شامل تھے. مبینہ طور پر شہر میں موجود برطانوی حکومت کے مواصلاتی ہیڈ کوارٹر کے ذریعے سے جاسوسی کی یہ شرمناک کارروائیاں انجام دی گئیں. شہر کے وسط سے 10 کلومیٹر کی دوری پر چھتری نما مواصلاتی اینٹناز جاسوسی میں مدد فراہم کرتے رہے. پہاڑی پر نصب مواصلاتی اینٹناز پوری دنیا کی مواصلات پر نگرانی کے کام کرتے رہے. دہشت گردی کے مفروضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مرکز سے کچھ اہم افراد کے فون کالز کی بھی نگرانی کی گئی اور ان کے ای میلز ہیک کیے گئے. شہر سے جاسوسی کی سرگرمیوں کے افشا کے بعد مقامی لوگوں میں غصہ دیکھا گیا. Well, I guess there's been a lot of media coverage about the Snowden case, so it's kind of scary that we're spying so much. کچھ مقامی لوگوں نے تنزیہ طور پر کہا کہ لوگ اس سیاحتی شہر کو سی سرفنگ کرنے نہیں بلکہ انٹرنیٹ سرفنگ کرنے آتے ہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین آل راؤنڈروں میں اسے ایک جنوبی افریقہ کے جیک کیلس نے ہندوستان کے خلاف ڈربن ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کیا ہے. 38 سالہ جیک کیلس نے اب تک 165 ٹیسٹوں میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کی ہے اور 55.12 کی اوسط سے 13,174 رن بنائے ہیں. کیلس کے نام ٹیسٹ کرکٹ میں 44 سنچریاں ہیں. اس کے علاوہ کیلس نے ٹیسٹ کرکٹ میں 292 وکٹ بھی حاصل کیے ہیں. تاہم کیلس ون ڈے میچوں میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرتے رہیں گے. کیلس ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والوں کی فہرست میں 4تھے مقام پر ہے. کیلس نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کو الوداع کہنے کا فیصلہ کافی مشکل تھا. اور اب آخر میں سرخیوں پر ایک نظر. اروند کیجریوال دہلی کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سنیچر کو لیں گے حلف. 6 ارکان اسمبلی کو بھی شامل کیا جائے گا کابینہ میں. کیجریوال نے 15 دن کے اندر لوکپال بل لانے کا کیا وعدہ. قانون پاس کرنے کے لیے مرکز کی منظوری کے لزوم پر اٹھایا سوال. گجرات پولیس نے کرناٹک میں بھی لڑکی کی جاسوسی کرانے کی تھی کوشش. BJP نے مرکز پر سیاسی سازش کا لگایا الزام. فوج نے کشمیر کے مچھل فرضی انکاؤنٹر میں 6 جوانوں کو ٹھہرایا ملزم. کورٹ مارشل کا دیا حکم. اور جیک کیلس نے ٹیسٹ کرکٹ سے سبکدوش ہونے کا کیا اعلان. ڈربن میں کھیلیں گے وداعی میچ. خبر دن بھر میں فی الحال اتنا ہی. آداب. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ. سستا نہیں سب سے اچھا. ہندوستانی عدلیہ کو درپیش ہیں بڑے چیلنجز. آخر کیا ہے ان کا حل؟ ETV اردو پر جسٹس GS سنگھوی کی صدارت میں مباحثہ.
शोबा अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे फुटेज क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नादरीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। नादरीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ETV की टीम मध्य प्रदेश के निमाड़ के सनावद में मौजूद है। नादरीन, जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे, आस्थाना कादरिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हजरत शाह जमालुद्दीन रोशन कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपकी तालीमात, आइए डालते हैं एक नजर। हिंदुस्तान को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। इस सरजमीन को ये एजाज हासिल है कि इसका रिश्ता औलिया और बुजुर्गान दीन से उस वक्त उस्तवार हो गया था जब नूर मुनव्वर की किरणें सरजमीन अरब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रोशन कर रही थी। इस मुल्क के दक्कन और शुमाल के साहिली मकामात का ताल्लुक अरब ताजिर और मुबल्लिगीन इस्लाम के तवस्सुत से ज़ुहूर इस्लाम के साथ ऐसा कायम हुआ कि सरजमीन हिंद का शुमार दुनिया में इस्लामी तालीमात के अहम मराकिज़ में होने लगा। आमतौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद की जब भी बात की जाती है तो लोगों की नजरें मोहम्मद बिन कासिम पर जाकर मरकूज हो जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में शुमाल हो या जुनूब मुस्लिम सूफिया इससे कबल आ चुके थे और उन्होंने अपना मसनद रुश्द हिदायत बिछा दिया था। ये जरूर है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में आने के बाद दिल्ली तक मुस्लिम बादशाहों को पहुँचने में 300 साल का वक्त लग गया और सिंध से दक्कन पहुँचने में मुस्लिम बादशाहों को 550 साल का वक्त लगा। हिंदुस्तान में शुमाल और जनूब के साहिली इलाकों से मुस्लिम सूफिया ने हिंदुस्तान में आकर इस्लाम का जो हकीकी पैगाम पहुंचाया था, उसी की बरकत है कि आज हिंदुस्तान का शुमार इस्लामी तालीमात के अहम मराकिज़ में होता है। सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल जनूबी इलाके में आए और अंदरून मुल्क में रुश्द हिदायत का मरकज बने, उनमें हजरत सैयद तिब्र आलम बादशाह और सुल्तान नत्थर वली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। हजरत सैयद तिब्र आलम बादशाह और सुल्तान नत्थर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह 1225 ईस्वी में यानी सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी के विसाल से 11 साल पहले वासिल बहाक हुए। आपका आस्थाना तिरचनापल्ली में मरजा खलाइक है, जहाँ तमाम मज़हब के लोग बिला लिहाज कौम मिल्लत आस्थाना आलिया पर हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। उसके बाद जुनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की कलंदर अलमारूफ बदादा हयात रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। आपका शुमार असाब सुफ़ा में होता है। उसके बाद सरजमीन दक्कन में कई औलिया कराम शुमाल से या फिर साहिली बंदरगाहों के रास्ते से आए और इशाअत इस्लाम में मशगूल हुए। ये अजीब बात है कि सरजमीन दक्कन में सूफिया की आमद अहद नबी में हो गई थी, लेकिन दक्कन के सूफिया तबलीग इस्लाम के लिए शुमाल की जानिब रुख नहीं कर सके, बल्कि शुमाली हिंद के सूफिया और उनके खुलफा ने दक्कन में आकर इस्लाम की तबलीग की। हिंदुस्तान के वस्त में बसने वाला खिता जिसे वस्त हिंद के नाम से जाना जाता है और उसके मगरबी निमाड़ की सरहद सरजमीन दक्कन से मिलती है, बल्कि निमाड़ के तारीखी शहर बुरहानपुर को तारीख के औराक में बाब दक्कन कहा गया है। इस सरजमीन को इस्लामी तालीमात से शुमाली हिंद के सूफिया ने ही मुनव्वर किया। ETV के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत कर रहे हैं, उनका ताल्लुक वस्त हिंद की रियासत मध्य प्रदेश के तारीखी मकाम सनावद से है। आप सिलसिले कादरिया के चश्मो चिराग हैं। आपका आबाई वतन बगदाद है, लेकिन पीर मुर्शिद के हुक्म से आपने हिंदुस्तान का सफर किया और इस मकाम को अपनी रियासत का मरकज बनाया, जहां आपका आस्थाना है।
حضرت شاہ جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات اور پیغام حق سے نہ صرف اس علاقے کو منور کیا بلکہ انسانیت کی خدمت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ بلا لحاظ قوم ملت سبھی لوگ آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہوتے گئے. جی آپ کا نام ہے، سرکار کا نام سید جمال الدین روشن قادری رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر صاحب کے تیسرے خلیفہ ہیں. یہاں پر کیسے آئے، ان کے سلسلے کے بارے میں بتائیں، کہاں پیدائش؟ ان کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ وہاں جائیے. یہ آپ کی کرامت ہے. نیچے ایک کنواں تھا، اس میں جو بھی بیماری والے لوگ آتے تھے وہاں نہاتے تھے تو انہیں شفا ملتی.